नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सीनियर सेकेंडरी भौतिकी हिंदी लर्निंग वीडियो में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। अगले 20 मिनट में हम विद्युत चुंबकत्व अध्याय में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जान लेंगे। एक ऐसा विषय जो सामान्य कक्षाओं में कम पढ़ा और पढ़ाया जाता है, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक धारावाही कुंडली के अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र की छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से तुलना करके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझेंगे और बाद में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय और चक्रण से भी इसी तरह के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अत्यंत सूक्ष्म आणविक स्तर पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें जानेंगे। बोर मैग्नेटोन को समझेंगे और उसके आधार पे बाद में पदार्थों के चुंबकीय गुणों को भी समझा जाएगा। शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक धारावाही कुंडली के चुंबकीय प्रभावों को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M से समझा जाता है। एक धारावाही कुंडली जिसमें N फेरे और I धारा है, उसकी A त्रिज्या की स्थिति में अक्षीय केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का ये जो सूत्र है, अगर अक्षीय दूरी x त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो तो इस जोड़ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में छोटी संख्या a स्क्वायर को नगण्य मानने पर चुंबकीय प्रेरण का रूप μ0 ni a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब बता रहा है कि चुंबकीय प्रेरण अक्ष पर केंद्र से दूरी x के घन के व्युत्क्रम संबंध रखती है। और ये जो गणितीय सूत्र आया है, यह एक धारावाही कुंडली का जो बल रेखाओं से चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र निरूपित होता है और एक छड़ चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर बहुत अधिक दूरी पर हम देखते हैं, वो दोनों 1/x³ रिलेशनशिप और एक जैसा चित्रात्मक समझाए जाने वाला प्रभाव रखते हैं। और ऐसा ही असर दो बराबर मान और विपरीत प्रवृत्ति के आवेशों के इस विद्युत द्विध्रुव जोड़े का भी अक्ष पे काफी अधिक दूरी पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र का समझा जा सकता है। तो जिस तरह से एक विद्युत द्विध्रुव अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से केंद्र पर बनने वाले विद्युत क्षेत्र या एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो छड़ चुंबक का होता है वो अपने अक्ष पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र को समझाता है, उसी तरीके से हम धारावाही कुंडली के भी अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकते हैं। N फेरे और A त्रिज्या वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली में I धारा के कारण अक्ष पर केंद्र से बहुत अधिक दूरी x पर चुंबकीय प्रेरण B का मान μ0 ni a स्क्वायर में 2x³ के भाग से आता है और ये बता रहा है कि चुंबकीय प्रेरण अक्षीय दूरी x की घन घात के साथ व्युत्क्रम संबंध रखती है। और ऐसा ही गणितीय सूत्र एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के अक्षीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का है और इन दोनों संबंधों में μ0 माध्यम का चुंबकीय गुण पारगम्यता है और ε0 माध्यम का विद्युत गुण विद्युतशीलता है। दोनों सूत्रों में ये पाई का 4 गुना 4 पाई रैशनलाइज या सही रूप देने के लिए इस्तेमाल किया गया है और दोनों संबंध चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय विद्युत क्षेत्र 1/x³ रिलेशनशिप रखता है। तो हम कह सकते हैं कि गणितीय सूत्र के रूप में एक धारावाही कुंडली और छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा रूप 1/x³ जो रख रहा है, इनकी आपस में तुलना की जा सकती है। यहाँ छड़ चुंबक के चुंबकीय प्रेरण में नीचे जो 4 पाई है उसे पैदा करने के लिए धारावाही कुंडली के चुंबकीय प्रेरण के इस सूत्र में ऊपर नीचे 2 पाई का गुणा करने के बाद ये 2 पाई के साथ गुणा होके 4 पाई हो गया है और अंश में 2 को अलग रख के पाई और a स्क्वायर के इस गुणा को वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल A अगर हम समझें और नीले फ्रेम में आए हुए चुंबकीय प्रेरण के इन दोनों संबंधों की अगर हम तुलना करें तो छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में μ0/4 पाई एक जैसा रूप है। दोनों में 1/x³ संबंध है और कुंडली में फेरे धारा और कुंडली के क्षेत्रफल का ये गुणा छड़ चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति स्वरूप रखता है। तो हम कह सकते हैं कि एक धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके फेरे धारा और क्षेत्रफल का गुणा के बराबर है। M is equal to NIA। एक R त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली के लिए πr² कुंडली के फेरों में बीच में आया हुआ क्षेत्रफल है और फेरे कुंडली की धारा और क्षेत्रफल का ये गुणा है, वो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा मैक्सवेल के सीधे हाथ के अंगूठे नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली की परिधि में धारा के प्रवाह के अनुदिश सीधे हाथ की अंगुलियों को मोड़ दिया जावे तो इस कुंडली तल के अभिलंब रखा हुआ सीधे हाथ का अंगूठा
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताएगा। ध्यान रहे, एक धारावाही कुंडली का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा के तल के अभिलंब सदिश हैं, क्योंकि एक धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके फेरे, धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में धारा नियत है तो हम कह सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फेरे बढ़ाने पर समान अनुपात में बढ़ेगा। दुगने फेरे की कुंडली के लिए समान धारा और समान त्रिज्या वाली स्थितियों में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2 गुना हो जाएगा। और अगर हम फेरे और धारा नियत रखें और कुंडली की त्रिज्या को बदलें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुंडली की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होगा। दुगनी त्रिज्या करने पर क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल के समानुपाती चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी 4 गुना हो जाएगा। यहाँ ये बात समझना जरूरी रहेगा कि एक कुंडली की आकृति अंडाकार है, वृत्ताकार है, वर्गाकार है, पंचभुज है, आयताकार है या त्रिकोणीय षटभुज है, इन पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। अगर उन सभी का अंदर आया हुआ क्षेत्रफल एक समान है तो चाहे जैसी भी आकृति हो, समान फेरे और समान धारा के लिए समान क्षेत्रफल की अलग अलग आकृतियों का धारावाही रूप एक समान चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण धारापाश के क्षेत्र के आकार पर, साइज पर निर्भर करता है, वो उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कोई आई धारावाही वर्ताकार कुंडली में फेरे n और त्रिज्या r है। अब उसी तार लंबाई से कुंडली के फेरे या त्रिज्या में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में किस तरह से परिवर्तन होगा उसे समझना हो तो हमें मालूम है कि नियत तार लंबाई अगर एक फेरे की परिधि नाप 2 पाई r हो तो n फेरों की लंबाई n गुना 2 पाई r हो जाएगी। और अगर कुंडली के तार की लंबाई स्थिर है तो n और r फेरे और त्रिज्या का गुणनफल भी स्थिर रहेगा। और ऐसी स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो फेरे, धारा और कुंडली के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर का गुणनफल है, और हमें n में परिवर्तन तो दिया हुआ है लेकिन r के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, त्रिज्या कितनी बदली है ये ज्ञात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस r स्क्वायर को एक नियत nr गुणनफल के रूप में बदलने के लिए इस nr स्क्वायर को nr का होल स्क्वायर बनाने के लिए नीचे n का भाग दिया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में कुंडली की धारा और कुंडली के तार की लंबाई या n और r का गुणनफल नियत होने के कारण अंश में नियत राशि आ गई है और हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुंडली के फेरों के व्युत्क्रम अनुपात में हो गया है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि अगर एक कुंडली उसी तार लंबाई और उसी धारा से दुगने फेरों की बनाई जाएगी तो दुगने फेरों के साथ तार लंबाई नियत होने से त्रिज्या आधी रह जाएगी और त्रिज्या आधी होने से क्षेत्रफल तो 1/4 रह जाएगा। भले ही फेरे 2 गुने हों, क्षेत्रफल के 1/4 रहने से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण केवल आधा रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नियत तार लंबाई और नियत धारा के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फेरों की संख्या के व्युत्क्रम अनुपात में है। और अगर हमें कुंडली में त्रिज्या के बारे में बदलाव तो दिया हो और फेरों की संख्या के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है और कुंडली के तार की लंबाई नियत रखी गई है तो ऐसी स्थिति में ये जो nr स्क्वायर हमारा सूत्र रूप आया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, उसको हम nr और r का गुणा रूप अगर दे देते हैं तो नियत तार लंबाई के लिए n और r का गुणनफल नियत है। कुंडली में अगर धारा भी समान रहती है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और त्रिज्या में समानुपाती संबंध हो गया है। अर्थात अगर कुंडली 2 गुनी त्रिज्या की बनाई गई है तो निश्चित है फेरे आधे रह गए हैं और आधे फेरे और दुगनी त्रिज्या से 4 गुना क्षेत्रफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को त्रिज्या के समान अनुपात में 2 गुना बना देगा। ध्यान रहे, इसी तरह के नियत तार लंबाई के प्रश्नों में समान धारा के साथ फेरे या त्रिज्या बदल के कुंडली के तल में केंद्र पर बनने वाले चुंबकीय प्रेरण जिसे हम μ0 Ni/2r से बताते हैं, उनके प्रश्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के प्रश्नों से बिल्कुल अलग रूप रखते थे। जैसे समान तार लंबाई के कुंडली में फेरों को 2 गुना करने से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तो आधा रहता है, केंद्र बिंदु पे चुंबकीय प्रेरण का मान फेरे दुगने त्रिज्या आदि 4 गुना हो जाता है। यदि हम एक निश्चित तार लंबाई से धारावाही पाश बनाते हुए पाश में एक ही फेरा रखें या सभी आकृतियों के पास एक समान फेरों की संख्या के हों तो पाश की विभिन्न आकृति त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, षटभुज या वृत्त, इन स्थितियों में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फेरे एक समान है, धारा एक समान है, धारा पाश के अंदर आए हुए क्षेत्रफल के समानुपाती चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। और समान तार लंबाई से बनी हुई आकृतियों में अगर परिधि नाप एक समान है तो वृत्ताकार आकृति का आंतरिक क्षेत्रफल सर्वाधिक होने के कारण एक वृत्त सबसे अधिक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा। और एक चुंबकीय क्षेत्र में धारा पाश में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक प्रवृत्ति होती है, वो एक बल आघूर्ण अनुभव करके स्वयं को
कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिश करने की चेष्टा करता है तो इस तरह के अनुदिशन के बलागुण सबसे अधिक वृत्ताकार आकृति के धारापाश में होंगे अगर सभी को एक समान तार लंबाई और एक जैसे फेरे और धारा से संचालित किया जा रहा है। ध्यान रहे यहां भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की मान और धारापाश के केंद्र पर बनने वाले चुंबकीय प्रेरण के मान में भिन्नता है। एक समान तार लंबाई का त्रिभुजाकार आकृति में केंद्र बिंदु धारा लंबाइयों के नजदीक आने के कारण छोटा पाश होने के कारण अधिक चुंबकीय प्रेरण बनाएगा, लेकिन त्रिभुजाकार आकृति का चुंबकीय द्विध्रुवागुण सबसे कम होगा। वहीं वृत्ताकार आकृति एक समान तार लंबाई से समान फेरे और धारा के लिए बनाने पर केंद्र का चुंबकीय प्रेरण सबसे कम और चुंबकीय द्विध्रुवागुण सबसे अधिक होगा। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण उनकी परमाणुविक संरचनाओं में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुवागुणों के कारण उत्पन्न होते हैं और इसके लिए हमें एक परमाणु संरचना में जो कक्ष में घूर्णनशील इलेक्ट्रॉन है उसके सूक्ष्म चुंबकीय द्विध्रुवागुण को समझना चाहिए। जो हमारी परमाणु संरचना के बारे में बोर की अभिकल्पना है उसमें धनावेशित नाभिक के चारों तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वर्तुल गति करता है और नाभिक का धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बीच में स्थिर वैद्युतिकी का आकर्षण बल गतिकी क्रिया के दौरान जो mv² अपकेंद्रीय बल बनते हैं उन्हें प्रतिसंतुलित करता है। अगर एक परमाणु के r त्रिज्या के कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन v रेखीय वेग से वर्तुल गति करता है तो हम इसे एक फेरे का धारावाही पाश मान सकते हैं और एक फेरे में कक्ष में इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में परिभ्रमण काल t लगता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश e t समय में जब संचरित होता है तो आवेश प्रवाह की समय दर संगत धारा रूप हो गई है। हम समझ सकते हैं कि r त्रिज्या के इस वृत्ताकार फेरे की परिधि 2πr है और अगर रेखीय वेग v है तो एक फेरे को 2πr दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो दूरी बटा वेग से हम 2πr और v के अनुपात से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। t का मान r और v के रूप में अगर हम रखते हैं तो हम पाते हैं कि कक्ष में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की धारा का मान ev/2πr आ गया है, जहां e इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। v कक्ष में भ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग है मीटर पर सेकंड में और r कक्ष की नाभिक से औसत दूरी या वर्तुल कक्ष की त्रिज्या है। बोर के परमाणु मॉडल में नाभिक के चारों तरफ कक्षीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक फेरे के वृत्ताकार धारा पाश की भांति है और ऐसे धारावाही पाश में अगर आंतरिक क्षेत्रफल त्रिज्या r के कारण πr² हो तो फेरे की संख्या 1 पे धारा और क्षेत्रफल का ये गुणा कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा और इसे हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। हम धारा की जगह कक्ष में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का रेखीय वेग और त्रिज्या का रूप ev/2πr ले सकते हैं और क्षेत्रफल के πr² से सरलीकरण करने से पाई कट जाएगा और हमारा संबंध एक r के कटने के बाद evr/2 हो जाएगा। कक्ष में परिभ्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ऋणावेशित कण है तो एक ऋणावेशित कण की गति के लिए परंपरागत धारा की दिशा ऋणावेश की गति के ठीक विपरीत होती है और ऐसी स्थिति में अगर हम मैक्सवेल के सीधे हाथ के नियम से परमाणु में कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की संगत धारा का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो कक्षीय गति के ठीक विपरीत दिशा में धारा के अनुरूप अगर सीधे हाथ की अंगुलियों को मोड़ दिया जावे तो इस तल के अभिलंब ये जो अंगूठा अंदर की तरफ जिसे क्रॉस से इंकित कर सकते हैं जो दिशा बता रहा है वो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण बनने वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी। अगर यहीं इसी तरह की कक्षीय गति में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई धनावेशित कण गति कर रहा होता तो धनावेशित कण की गति और धारा एक ही दिशा में लेते हुए इसी अनुरूप हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सीधे हाथ के अंगूठे से निकाल सकते थे, अंगुलियों को धनावेशित कण की गति या धारा की दिशा में मोड़कर। बोर की परमाणु संरचना मॉडल में कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग महत्वपूर्ण था। हम कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण evr/2 को कोणीय संवेग के रूप में प्रकट करने के लिए इसे ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करते हैं और इस सूत्र को एक नया रूप इलेक्ट्रॉन आवेश और 2 गुना इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का अनुपात के साथ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान वेग और कक्षीय त्रिज्या के गुणा के रूप में रख सकते हैं और किसी भी घूर्णनशील कण के लिए द्रव्यमान रेखीय वेग और त्रिज्या का ये गुणा उसकी कक्ष में कोणीय गति करते समय कोणीय संवेग है और जिसे हम कैपिटल L से इंकित करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसके कक्षीय कोणीय संवेग के समानुपाती है और सदिश रूप में
हम इस संबंध को लिख सकते हैं M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और L कोणीय संवेग सदिश। इस ऋण चिन्ह के अनुसार स्पष्ट है कि परस्पर विपरीत दिशाओं के सदिश हो गए हैं। यहाँ ऋण चिन्ह इसलिए लगाया गया क्योंकि घूर्णनशील कण इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। अगर यही घूर्णनशील कण धनावेशित होता तो उसका कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा के सदिश होते। एक परमाणु में कक्षीय घूर्णन गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कोणीय संवेग होता है और इसी कोणीय संवेग के समानुपाती कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। और इन्हीं बातों को एम्पियर ने अपने शुरुआती अध्ययन में समझते हुए ये कहा था कि सभी पदार्थों में परमाणु के स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के पास चुंबकीय आघूर्ण होता है और इन्हीं चुंबकीय आघूर्णों के कारण पदार्थों में चुंबकीय गुणों की उपस्थिति होती है। परमाणु संरचना को बोर ने जब समझा तो उसने बताया कि कुछ ऐसे कक्ष होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है और उन स्थायी कक्षों में घूर्णनशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कुछ असतत विभक्त मान रखता है और वो विभक्त मान h और 2 पाई के अनुपात का पूर्ण गुणक n गुना होता है, या बोर की परिकल्पना के अनुसार कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है। यहाँ ये h मैक्स प्लांक के अध्ययन से प्राप्त एक प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड है और n नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत पूर्ण संख्याएं हैं 1 2 3 से लेके अनंत तक, जो नाभिक के परी इलेक्ट्रॉन के कक्ष का क्रमांक है जिसे आधुनिक मत में हम मुख्य क्वांटम क्रमांक भी कहते हैं। तो अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग की समानुपाती संबंध EL/2me में L की जगह NH/2 पाई रखें तो हम पाते हैं कि परमाणु में कक्षीय गति करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण EH/4πme रूप का पूर्ण गुणांक रूप होता है। अर्थात ये EH/4πme दुनिया का एक सूक्ष्मतम संभव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और सभी दूसरे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस न्यूनतम सूक्ष्मतम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं उसके पूर्ण गुणज रूप में होते हैं। परमाणु में कक्षीय गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये स्वरूप EH/4πme बोर मैग्नेट्रॉन कहलाता है। यहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H प्लांक का नियतांक है, Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है जो 10⁻11 की कोटि का है। प्लांक नियतांक 10⁻34 MKS यूनिट में कोटि का है और ऐसी स्थितियों में बोर मैग्नेट्रॉन की अगर गणना की जाए ये सभी इलेक्ट्रॉन आवेश, प्लांक नियतांक, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और पाई और 4 का मान रखने पर n=1 पहले कक्ष के लिए ये मान 10⁻23 MKS इकाई धारा और क्षेत्रफल एम्पियर मीटर स्क्वायर में 0.927 × 10⁻23 प्राप्त होता है। इस दुनिया के सबसे सूक्ष्मतम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं और दूसरे सारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हम पदार्थों में या आणविक परमाणविक संरचनाओं में पाते हैं वो इसी बोर मैग्नेट्रॉन के योगदानों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और एक इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति यादृश रूप में तीनों विमाओं में एक समान रूप से स्थितियां बदलती रहती है। तो अक्सर इस तरह के कक्षीय गति के चुंबकीय प्रभाव सदिश योगदान करने पर शून्य हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु में कक्षीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पे चक्रण गति भी करता है और चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का भी एक चक्रण कोणीय संवेग माना जाता है और लगभग इसी कोटि का चक्रण के कारण भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चक्रण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पैदा करता है और एक कक्ष में चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन कक्ष की सभी स्थितियों में अपने चक्रण के कोणीय संवेग और चक्रण के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एक ही दिशा में बनाए रखता है। हालांकि परमाणु संरचनाओं के अनुसार एक ही कक्ष में दो विपरीत दिशाओं में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयर बन जाता है तो चक्रण का कोणीय संवेग और चक्रण का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर किसी परमाणु संरचना में इस तरह के अनपेयर्ड अयुग्मित चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जैसा कि ट्रांजिशन संक्रमण तत्वों में होता है आयरन, निकल और कोबाल्ट में, तो ऐसे अयुग्मित चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉनों के चक्रण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से जो परमाणविक स्तर पे पदार्थ में सूक्ष्म चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, वही डोमेन संरचनाओं में बहुत सारे परमाणुओं के बीच में साझेदारी समझौता होने के कारण एक शक्तिशाली रूप धारण कर लेते हैं और उन्हीं के कारण पदार्थों में चुंबकीय गुण आते हैं, जिन्हें हमने इसी बोर मैग्नेट्रॉन अवधारणा से किसी दूसरे अध्याय में बहुत गहराई से समझ लेना है। उम्मीद है वृत्ताकार और किसी दूसरी आकृति में धारा प्रवाह से
जो चुंबकीय गुण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसकी सारी बारीकियां विस्तार सहित आपको समझ में आ गई होगी। और आणविक स्तर पे कक्षीय और चक्रण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेगों से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है और वही पदार्थों में चुंबकीय गुणों का आधार बन जाता है, बोर मैग्नेट्रॉन की अवधारणा भी आपने समझी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी विषय समझ के आधार पे इतनी ही उपयोगी हैं, जिन्हें आप अपने अध्ययन के लिए इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।